तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग से सकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 4 महीने के अंदर अंदर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन फ्रांसिस्को के एक इलाके में एक कर 13 लोगों का कत्ल होता है। 13 लाशें पुलिस को मिलती हैं। पहली 12 लाशें जब मिलती हैं तो पूरे शहर में एक तरह से सनसनी मच चुकी थी कि आखिर कौन ये सरफिरा कातिल है, कौन है ये सीरियल किलर। पहली लाश 13 अक्टूबर 1972 को मिलती है। बेसबॉल से एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम लॉरेंस था। कत्ल की कोई वजह सामने नहीं आई, पुलिस अपनी जांच करती रही। इसके करीब 11 दिन के बाद 24 अक्टूबर को एक दूसरी लाश मिलती है। एक कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसको चाकू से मारा गया था। अब इन दोनों कत्ल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस लड़की को मारने के बाद उसके लाश के टुकड़े भी किए गए और सड़क किनारे फेंक दिए गए। अब 2 कत्ल हुआ, लोकल पुलिस परेशान, तफ्तीश कर रही है। इसी दौरान में अब अक्टूबर के बाद नवंबर का करीब हफ्ता भर बीतता है। 2 नवंबर 1972 की तारीख आती है। इलाके में एक चर्च था, कैथोलिक चर्च, और उस चर्च में एक फादर थे, उनका नाम था फादर हेनरी। एक नौजवान पहुंचता है चर्च में फादर हेनरी के पास, और आप लोगों को पता है ये चर्च में फादर के सामने बहुत सारे लोग कन्फेशन करते हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया, कोई पाप किया, कोई गुनाह किया, तो जाकर कन्फेशन करते हैं, एक तरह से माफी मांगते हैं, सच्चाई बयान करते हैं। और आपने देखा होगा जब फादर या फिर दोनों होते हैं एक दूसरे का वो चेहरा नहीं देखते। तो एक गुमनाम शख्स पहुंचता है एक चर्च में, फादर हेनरी के पास जाता है और जाकर कहता है कि फादर, मैंने गुनाह किया है, मैंने पिछले 15 दिन के अंदर 2 लोगों को मारा है, कत्ल किया। फादर उससे कहते हैं कि ये गलत है, पर तुम्हें एहसास है कि तुमने गलत किया है, तो अपने इसकी प्रायश्चित करो। वो कहता है जी मैं करूंगा। इसके कुछ मिनट के बाद अब वो फादर की तरफ बढ़ता है, उसी चर्च में जिस फादर के सामने उसने कन्फेशन किया, जेब से चाकू निकालता है और उन्हीं फादर को मार देता है। ये तीसरा कत्ल था लगभग 15 दिन के अंदर। अब चर्च के अंदर एक फादर का कत्ल, 2 लाशें पहले मिल चुकी, कोई आपस में सिरा नहीं मिल रहा है, कौन है कातिल, कौन सरफिरा है। पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद आता है 2 नवंबर के बाद, करीब पूरा दिसंबर निकल जाता है, पुलिस जगह जगह ढूंढ रही है, तो शायद उस वजह से शांति, लेकिन 1-1.5 महीने की ये शांति थी। अब साल 1973 हो गया, तारीख थी 25 जनवरी 25 जनवरी 1973। सैन फ्रांसिस्को पुलिस के लिए सबसे बुरा दिन था। इस एक दिन में यानी कि 25 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को की पुलिस को एक कर 5 लोगों की लाशें मिलती हैं। इनमें से एक ही दिन में ये 5 लाशें मिलती, 2 अलग अलग जगहों पर। एक जगह पर एक शख्स और उसकी वाइफ की लाश मिलती है, दोनों को स्टैप किया गया, यानी चाकू से मारा गया। दूसरी जगह पर एक लेडी और उसके 2 छोटे बच्चों की लाश मिलती है। तो 25 जनवरी को ये 5 कत्ल। तो अब तक कुल 8 कत्ल हो चुके थे, इससे पहले 3 और 5 ये, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं। पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई है। 25 जनवरी के बाद कुछ वक्त बीतता है, फिर 6 फरवरी की तारीख आती है। 6 फरवरी 6 फेब 1973। यह दिन भी सैन फ्रांसिस्को पुलिस के लिए बड़ा बुरा दिन था। आखिरी बार 25 जनवरी को 5 लाशें मिली थी 2 अलग जगहों से। 6 फरवरी को एक साथ 4 टीनेजर्स की लाशें मिलती हैं, बेहद कम उम्र के लड़के, जो टीनेजर्स, नौजवान, और इन 4 को गोली मारी गई थी। तो बेसबॉल से पीटा गया, चाकू से मारा गया, गोली से मारा गया, और कोई क्लू ही नहीं है। तो इन 4 लड़कों की मौत के बाद अब पुलिस और ज्यादा अलर्ट हुई। अब ये लगा कि ये किसी सरफरे का काम है। अब तक 12 कत्ल हो चुके थे, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आपस में इन सारे जो मारे गए उनकी मौत का भी कोई कनेक्शन या तार नहीं जुड़ रहा था। पुलिस अपने सारे मुखबिर, जासूस लगा दिए, सारी चीजें कोशिश कर रही है कातिल तक पहुंचने की, लेकिन कातिल हाथ नहीं आ रहा। करीब 7 दिन के बाद 6 फरवरी को 4 टीनेजर्स की मौत हुई, कत्ल किया गया। 4 महीने में लगभग फिर 13 कत्ल हो चुके थे। सैन फ्रांसिस्को की पुलिस उलझन में थी, कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। बट ये तय था कि शायद ये कोई सीरियल किलर है। सीरियल किलर पर याद आया कि सीरियल किलर जब भी किसी को मारता है तो आप अगर पैटर्न देखें तो उसका जो शिकार है उसका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहता, बस वो झटके में निकलता है और मारता है। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर डेवलपमेंट ऑफ सीरियल किलर, एक सीरियल किलर के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसकी हरकतें कैसी होती, डिटेल में इनसाइड अगर आपको समझना है, सुनना है,
तो फिर कुकू एफएम के ऑडियो बुक में जाकर आप डेवलपमेंट और सीरियल किलर जरूर सुने, ताकि आपको सीरियल किलर की पूरी मानसिकता के बारे में आसानी से समझ में आए। 13 फरवरी की तारीख आती है। 13 फरवरी को एक शख्स को गोली मारी जाती है। इत्तेफाक से जहां पर इस शख्स को गोली मारी गई, फायरिंग की आवाज एक दो लोगों ने सुनी। वो फौरन वहां पर पहुंचे तो देखा एक लड़का है जो वहां से निकल रहा और तीसरा कोई है नहीं। एक गोली खाया हुआ शख्स है वो जमीन पर गिरा हुआ और एक लड़का उसी के करीब से वापस जा रहा है। फौरन उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी देर में पुलिस आई। अब जिस लड़के को इन्होंने जाते हुए देखा, वो लड़का जा रहा है। इन्होंने कहा कि बस अकेला यहीं पर था। पुलिस ने उसे रोक लिया, मतलब मौका वारदात पर। अब पुलिस उसे रोक कर, अभी तक ये मालूम नहीं है कातिल है कि नहीं है, और उसने कि भागे नहीं, उससे पूछताछ की। तब उस लड़के ने कहा कि उसका नाम हर्बर्ट मुलिन है, हर्बर्ट मुलिन, और वो सैन फ्रांसिस्को का ही रहने वाला है। बल्कि वहां पे एक जगह है सैन फ्रांसिस्को को थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट में, सेलिनास, ये कैलिफ में। तो उसने बताया कि मैं वहां रहता हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। पुलिस उससे पूछती कि तुम यहां क्या कर रहे हो, और जिसका कत्ल हुआ उसके अलावा आसपास में कोई और विटनेस नहीं है, कोई और लोग नहीं है, सिर्फ तुम ही थे, तो तुम यहां पर मौजूद क्यों थे? इसके बाद वो जो कुछ बताता है पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। कहता जो गोली चली और जो शख्स मरा वो मेरी वजह से, गोली मैंने चलाई और मैंने ही उसको मारा है। पुलिस ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? उसने कहा मैं ऐसा ना करता तो सैन फ्रांसिस्को तबाह हो जाता, हजारों लोगों की जान चली जाती। अब पुलिस को और लगा कि ये क्या बक रहा है। सीनियर तमाम अफसरों को बताया गया। अब जब ये पकड़ा गया और इसकी ऊल जुलूल बातें थी, इसके बाद पुलिस को लगा कि पता नहीं ये मामला क्या है। तो कहानी उससे पूछी कि ये बताओ तुमने क्यों मारा, इससे दुश्मनी क्या थी? तो उसने कहा मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं, लेकिन ये गॉड का भेजा हुआ दूत है और इसने मदद की है खुद से, और इसने अपने आप की कुर्बानी दी है ताकि बाकी हजारों इंसानों की जान बचाई जा सके। तो मैंने उसको मारा नहीं, उसने अपनी मर्जी से, गॉड की मर्जी से बाकी उस जैसे इंसानों की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस या बाकी लोगों के लिए सारी बातें अटपटी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी इसने कुर्बानी दी, तो फिर उसने कहा नहीं, और ये अकेला नहीं, और भी लोगों ने कुर्बानी दी। अब माथा ठनका पुलिस अफसरों का। उन्होंने कहा और भी मतलब? उसने कहा पिछले 4 महीने में ऐसे 12 और लोग कुर्बानी दे चुके हैं, ये 13वां था, और आपने मुझे पकड़ लिया। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। अब पुलिस के दिमाग में उसकी कोई बातें समझ में आ ही नहीं रही कि ये क्या उलझुल बक रहा है। अब तसल्ली से उससे बातचीत हुई, पहले उसका बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला कि इसके फादर मार्टिन विलियम 2nd वर्ल्ड वॉर के हीरो थे, फौजी थे, और अपने परिवार के साथ रहते थे। 18 अप्रैल 1947, 18 अप्रैल 1947 को हर्बर्ट मुलिन का जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक ठाक परिवार, केयर करने वाले माँ बाप। पिता चाहते थे ये बड़ा होकर आर्मी में जाए। इसने स्कूलिंग ठीक से की, फिर कॉलेज किया। कॉलेज में इसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, एक दोस्त था। थोड़ा वक्त बीता। एक रोज इसके सबसे अजीज, सबसे करीबी दोस्त की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई, और इत्तेफाक से जिस दिन रोड एक्सीडेंट में मौत हुई उसी दिन वो दिन में उससे मिला था, और शाम को यह हादसा हुआ और उसके दोस्त की मौत हो गई। जब ये बात उससे पता चली कि उसके दोस्त की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई तो उसे यकीन नहीं हुआ। भागकर उसके घर गया। जब उसने लाश देखी तब उसे यकीन हुआ, लेकिन फिर भी उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं है, और उसके दिमाग में इसका असर पड़ा। फिर उसने क्या किया कि अब ड्रग्स लेना शुरू किया। ड्रग्स लेने का असर हुआ, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। फिर एक दिन उसे लगा कि मैं ज़्यादा ले रहा हूं, तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप मेरा इलाज कराओ। उन्होंने उसको हॉस्पिटल में डाला, वहाँ उसका इलाज हुआ, वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, बाहर आया। लेकिन अब उसके कान में एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। वो घबरा कर उठ जाता, फिर उसको आवाज़ आती, परेशान। फिर उसने माँ बाप से कहा मुझे हॉस्पिटल में भेज दो, फिर उसका इलाज हुआ। इधर इन चीज़ों की वजह से वो ड्रग्स भी लेता रहा, इलाज भी कराता, ड्रग्स भी लेता। तो दवाओं का और इलाज का कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इलाज के साथ साथ फिर वो बाहर आता और फिर ड्रग्स लेना शुरू करता। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। अब उसके कान में इधर आवाज़ भी आ रही है। अब आवाज़ बड़ी अजीब से आ रही है।
उसमें यह आ रही है कि देखो तुम्हारा शहर अर्थक्वेक यानी भूकंप से बर्बाद हो जाएगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। इस शहर के लोगों को बचाना है और इस शहर को बचाना है तो फिर तुम्हें कुछ कुर्बानियां देनी होगी, बलि देनी होगी। हजारों लोगों की जान बचाने के लिए कुछ लोगों को तुम्हें मारना पड़ेगा, तो फिर ये शहर भूकंप से बच जाएगा। ये लगातार उसके कान में आवाज आ रही है। अब उसके कान में ये भूकंप की बातें क्यों आ रही हैं? तो मैंने आपको जैसा बताया कि हर्बर्ट मुलिन का जन्म 18 अप्रैल 1947 को हुआ था, 18 अप्रैल 1947। और ये जो 18 अप्रैल है, ये सैन फ्रांसिस्को में आए अब तक के सबसे भयानक भूकंप की एक तरह से, आप क्या कहेंगे उसके, मतलब बरसी कहिए या जो तारीख होती है तो वो होता है। 18 अप्रैल 1906, 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में अब तक का सबसे भयानक भूकंप आया था। और उसमें कहते हैं कि 3 से 5 हजार लोगों की जान चली गई थी। तो तारीख थी 18 अप्रैल। और हर्बर्ट मुलिन का भी जो डेट ऑफ बर्थ था वो 18 अप्रैल, हालांकि ये 47 था, वो 1906 था, लेकिन करीब 41 साल बाद उस भूकंप के ये पैदा हुआ और तारीख सेम थी 18 अप्रैल। तो इसे ये जब भी ये अपना बर्थडे मनाता था और बड़ा हुआ तो कई बार जिक्र आता था क्या तुम्हारा बर्थडे और भूकंप का डेट एक है, बर्थ डेट, और उधर भूकंप आने का डेट 18 अप्रैल। तो अब इसके दिमाग में ये बात धीरे धीरे आने लगी कि शायद गॉड ने मुझे चुना है इस शहर को दोबारा किसी भूकंप से बचाने के लिए। अब वो कान में आवाज आती कि तुम कुर्बानी दो, बलि दो एक तरह से जिसे कहें, तो उससे लोग बच जाएंगे। और ये बात इसको परेशान करने लगी। इधर दोस्त की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में, उस मौत के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त मर चुका है, तो इधर उधर भटकता। इधर हर बार जब भी सोने की कोशिश करता कान में आवाज आती, तो आखिरकार उसे लगा कि कुछ करना पड़ेगा। इत्तेफाक से जब ये सारी चीजें चल रही थी, तभी 1972 में एक मैथमेटिशियन ने, सैन फ्रांसिस्को में अखबारों में खबर छपी, उसने ये भविष्यवाणी की, एक प्रेडिक्शन किया 1972 में कि 4 जनवरी 1973 को सैन फ्रांसिस्को में वैसा ही भूकंप आएगा जैसा 1906 में आया था, 1906 में आया था, और ये भूकंप भी अपने साथ तबाही लाएगा। अब ये खबर भी हर्बर्ट मुलिन तक पहुंची। 1972 की बात है, उस मैथमेटिशियन ने कहा, और तारीख दी थी 4 जनवरी 1973 कि इस तारीख को भूकंप आना है। अब ये बात उसके दिमाग में घुस गई। उधर कान में उसकी आवाज आ रही है कि भूकंप आएगा, शहर बर्बाद होगा, पर ये बच सकता है अगर तुम एक काम करो। और वो काम ये कि कुछ लोगों को कुर्बान कर दो, कुछ लोगों के जान लेने के बदले हजारों लोगों की जान बचा सकते हो। तो जब 1972 में इस मैथमेटिशियन की भविष्यवाणी आई, उसी के बाद, और ये आई थी करीब अगस्त का महीना था, अगस्त और सितंबर ये सोचता रहा, फिर इसने तय किया कि वो शहर को बचाएगा। ख्याली सारी चीजें चल रही। और इसके बाद 13 अक्टूबर 1972 को इसने पहला कत्ल किया, फिर 24 अक्टूबर को सेकंड, फिर 2 नवंबर को फादर के पास गया। ऐसे 2 कत्ल करने के बाद ये लगा कि शायद ये गलत कर रहा है, तो इसने कहा प्रायश्चित करते हैं। तो ये फादर के पास गया, फादर से जाकर इसने सारा कन्फेस भी कर लिया, सब कुछ बता दिया। इसने ये भी बताया कि मेरे कानों में इस तरह की आवाज आती है कि तुम अर्थक्वेक और भूकंप से बचाने के लिए तुम्हें लोगों की बलि लेनी है। लेकिन जब फादर से कन्फेशन कर चुका, उसके बाद फिर इसके अंदर का वही शैतान जागा या पागलपन जागा या फिर कानों में वो जो सारी चीजें जागी, और इसे लगा कि नहीं, ये फादर भी मतलब अपनी मर्जी से कुर्बानी होने के लिए तैयार है इस मिशन के लिए। और उसी पल उसने फिर चर्च के अंदर ही फादर को मार डाला। उसका 25 जनवरी 1973 को जब एक ही दिन में इसने 5 लोगों को मारा, उसमें एक इसके दोस्त और इसकी अपनी वाइफ थी। उस दोस्त के घर पे ये बहुत लंबे वक्त तक रहा था, लेकिन फिर इसे लगा कि ये अच्छा काम है, अपने दोस्त और उसकी वाइफ को भी इस पे कुर्बान करना चाहिए। तो उसने अपने दोस्त और वाइफ को भी कुर्बान किया। एक कॉलेज में जो लड़की थी, उसको वो बहुत लगता था कि बहुत सीधी सादी अच्छी है, ये समाज के काम आ सकती है, ये सोचकर कि इसने भी अपनी मर्जी से जान देना, उसको मार डाला। एक लेडी और उसके 2 बच्चे थे, उसे लगा ये भी नेक है और इस काम के लिए, कुर्बानी के लिए बहुत सही लोग हैं, उसने इसलिए उन्हें मार डाला, कोई दुश्मनी नहीं थी। तो इस तरीके से उसने अपने शिकार को चुना और हर एक को यह लगा था कि इसे गॉड ने भेजा है खुद उसके पास ताकि ये उसे मारे। तो इन सबको एक एक कर मारता गया। 13वां जब कत्ल किया तो इत्तेफाक से पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया तो इसने कहा कि देखो मुझे छोड़ दो, पुलिस वालों से कह रहा। इसने ये सारी बात बताई, मेरे कान में आवाज आती है सारी चीज। उसने कहा मुझे छोड़ दो, अभी मेरा मिशन अधूरा है,
जब तक मेरे कान में आवाज़ आती रहेगी मुझे लोगों को मारना है, वरना फिर भूकंप आएगा और शहर बर्बाद हो जाएगा। अब कोई भी यकीन तो करेगा नहीं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि न यकीन करने के बावजूद भी यकीन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हुआ ये कि ये अरेस्ट हुआ, इसके अरेस्ट होने के ठीक 8 दिन के बाद, ये 1973 में अरेस्ट हुआ था, 4 जनवरी को, बल्कि सॉरी 13 फेब 1973, 13 फरवरी 1973 को यह गिरफ्तार हुआ था, जब इसने 13वां कत्ल किया था। और ठीक इसके 8 दिन के बाद उसी साल 21 फरवरी को एक भूकंप आया सैन फ्रांसिस्को में। हालांकि यह भूकंप इतना खतरनाक नहीं था, रिक्टर स्केल पर इतनी ज़्यादा तीव्रता इसकी नहीं थी, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप आया। जब भूकंप आया तब इसने पुलिस वालों से कहा, देखो तुमने मेरे काम को रोका है, उसमें बाधा पहुंचाई है और ये भूकंप आ गया, अब भी छोड़ दो, नहीं तो इससे भी बड़ी तबाही आएगी और भूकंप आएगा। और उस अर्थक्वेक और भूकंप को सिर्फ मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे कहा है, तो मैं लोगों की कुर्बानी लूंगा, बलि लूंगा, ये भूकंप टल जाएगा। पुलिस को लग गया कि इसकी हालत ठीक नहीं है। अब उसके मेंटल और सारे एग्जामिनेशन किया गया तो पता चला नहीं, कॉलेज में ये था कि ये सबसे होनहार बच्चों में से एक था पढ़ने लिखने में, और कभी इसका कुछ नहीं, एक ड्रग्स वाला हटा दे तो कोर्ट ने कहा नहीं इसके ऊपर मुकदमा चलेगा, ये फिट है। उससे कहा गया कि चलो तुम्हारे को एक वकील दिया जाता है। इसने जज के सामने वकील लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैं गॉड की तरफ से ये सारी चीजें कर रहा हूँ, जो भी एक्ट किया है मैंने, इसलिए मैं अपनी जो दलील या अपनी लड़ाई है वो मैं खुद लड़ूंगा, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट को लगा कि इसकी ये पता नहीं क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आगे चलकर ये ना हो कि उसको डिफेंस का मौका नहीं मिला। जज साहब ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे सरकारी वकील दिया। इसके बाद ये केस चलता रहा, आखिर में फैसला सुनाया गया। 13 में से 10 कत्ल के सबूत और वो सारी चीजें कोर्ट के सामने रखे गए। 3 को पुलिस एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, तो 13 में से 10 कत्ल के लिए हर्बर्ट मुलिन को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा दी गई। और उम्र कैद की सजा के बाद इसको कैलिफोर्निया स्टेट में ही मूले क्रीक स्टेट प्रिजन वहां भेजा गया, और ये आज भी उस जेल में कैद है। अब इसकी उम्र करीब 75 साल के आसपास हो गई होगी, शायद लगभग 70 के ऊपर हो गई है, और अभी भी ये जेल में। तो ये शायद अमेरिका या कैलिफोर्निया के इतिहास में पहला केस था जिसमें एक शख्स जिस कहता है कि कानों में आवाज आ रही है और भूकंप आने वाला, और उस भूकंप से इस शहर और लोगों को बचाने के लिए जरूरी है कि मैं लोगों की कुछ जान लूं, कुर्बानी लूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी कहानी एक ऐसे